हेलो नमस्कार भाई। देखो भाई, कल जो है वीडियो थोड़ा कट हो गया था ना, लाइट चली गई थी, इसकी वजह से हम उसी की वजह से अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लोगों ने अवतल दर्पण की सारी स्थितियां पढ़ लिया था, है कि नहीं, कि कहाँ कहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है। तो हम लोगों ने 6 कंडीशन देखी थी। 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था और जो लास्ट वाली कंडीशन थी उसमें आभासी प्रतिबिंब और बड़ा बन रहा था, ठीक है कि नहीं। तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि उत्तल दर्पण की क्या स्थितियां होती है, कहाँ पर वस्तु रखने से कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। आभासी होता है कि कैसा क्या होता है, चलो देखेंगे। लेकिन अवतल दर्पण में मेरे भाई सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है और दोनों ही कंडीशन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे, फिर थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, चिन्ह परिपाटी देखेंगे। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि कैसे जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो चिन्ह कैसे लेते हैं, है नहीं, प्लस का लेंगे, किसमें माइनस का लेंगे, इसको देखेंगे। अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे और क्लास को हम लोग ओवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है ये जो है परावर्तन की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग अपवर्तन भी देखेंगे, ठीक है नहीं। फिर धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब वो भी एक अलग यूनिट है ना फिजिक्स की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, पहले मैं एक ये बात देना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो मैंने फर्स्ट क्लास करी है, सेकंड क्लास करी और ये जो थर्ड क्लास में आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तीनों ही आप देखिए, 1 से 2 बार देख लीजिए, उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसी से एग्जाम में फंसना है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलो सीधा देखते हैं, चलो आओ। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण की स्थितियां, ठीक है ना, कि उत्तल दर्पण में वस्तु रखी जाए कहां पर तो प्रतिबिंब कैसे कहां पर बनता है। चलो आओ ध्यान से देखो, है ना। उत्तल दर्पण यहां दिख रहा है, देखो नीचे थोड़ा, ये उत्तल दर्पण की स्थितियां, उत्तल दर्पण की स्थितियां, ठीक है ना, पोजीशन। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं इधर लिख दे रहा हूं, है कि कहां कहां पर। नंबर 1 बात, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, इसको हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। सेकंड बच्चों, जब वस्तु अनंत व ध्रुव, है ना, ध्रुव मतलब उत्तल दर्पण के ध्रुव। अब उत्तल दर्पण का ध्रुव कह लीजिए या फिर उत्तल दर्पण, दोनों एक ही बातें हैं कि नहीं। तो जब वस्तु अनंत व ध्रुव या फिर दर्पण, ध्रुव या फिर आप कह लीजिए दर्पण के मध्य, के मध्य कहीं भी हो, कहीं भी, एनी वे, कहीं भी हो, है ना। तो मेरे भाई इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। फर्स्ट वन इज जब वस्तु अनंत पर हो, सेकंड वन इज जब वस्तु अनंत व ध्रुव या फिर दर्पण के मध्य कहीं भी हो। सिर्फ 2 ही कंडीशन है उत्तल दर्पण के लिए। तो पहली कंडीशन देखेंगे, फिर सेकंड कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन, चलो इधर थोड़ा सा मैं इधर बना, इसको मिटा दो क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो इधर देखते हैं पहली कंडीशन। देखो ध्यान से, सबसे पहले उत्तल दर्पण क्या बनाएंगे, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो होता है ना, अंदर की तरफ होती है ऐसे। उत्तल दर्पण हमने पहले ही बता रखा है, एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। प्रकाश का परावर्तन कहां पर होता है? उभरे हुए तल से होता है। उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको हम लोग दर्पण को मान लो ए बी दर्पण मान लीजिए आप, कुछ भी, है कि नहीं। चलो, अब ये हमने खींच दिया मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष, ठीक है कि नहीं। इसके जो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट, ए डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अ मिरर क्या कहलाता है? पोल, यानी ध्रुव। पोल क्या कहलाएगा? ध्रुव। फोकस कहां पर होगा? अंदर की तरफ, ये हो गया हमारा फोकस। और इससे जस्ट डबल दूरी पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? वक्रता केंद्र। बच्चे कहेंगे भैया ये आपने इधर लिया है उत्तल में, अवतल में इधर ले रहे थे। अरे मेरे भाई, ये जो दर्पण है ये किसी खोखले गोले से ही तो काटा गया होगा। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण होते हैं खोखले गोले से काटा गया भाग। देखो कितना बिल्कुल गोल बना दिया, बना दिया, दिख रहा है साइड में, है कि नहीं। ये जो है एक खोखला गोला ही तो रहा होगा। इस खोखले गोले के काट के ही तो हम लोग क्या बनाए होंगे? दर्पण बनाए होंगे। अब जब दर्पण बनाए होंगे तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र है। समझ पाए मेरे भाई? इसलिए जो है इसमें यहाँ यहाँ होते हैं। इस बात पे कंफ्यूजन ना हो, ये खींच के देख लीजिए करिए। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से ऐसे। फिर फोकस है, अब वस्तु अनंत पर रखी हो, है ना, ये पहली कंडीशन है, आप जान ही गए, अनंत पर रखी हो। अनंत पर जब भी वस्तु रखी होती है
ये देखो अनंत पर मान लो एक वस्तु हमने रखी पी क्यू, हमने एक वस्तु कहां पर रख दी, अनंत पर, ठीक है कि नहीं। अब हमने एक चीज आप लोग को बताई है, क्या बताया है कि भाई अनंत पर जब कोई वस्तु रखी होती तो हम कैसे, अनंत हमने कल बताया था कि प्रकाशिकी के क्षेत्र में, प्रकाश के क्षेत्र में, कि जब हम लोग वी आर स्टडिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ ऑप्टिक्स, है कि नहीं, तो व्हाट इज द इन्फिनाइट, जब हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो अनंत दूरी किसको कहते हैं, ये बात हमने कल बताई थी, है कि नहीं। तो यहां से बच्चों भाई किरणें चलेंगी, है कि नहीं, किरणें चलेंगी यहां से, लीजिए किरणें मान लो चल रही है, ठीक है कि नहीं। अब जब ये यहां से परावर्तन होंगी भैया, कैसे निकल जाएंगे, ऐसे ये निकल जाएगी, और ये मेरे भाई कैसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। और हमने बताया है कि हमने 3 कंडीशन बताया था कि जब भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमको 3 कंडीशन बिल्कुल मस्ट पता होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है, नंबर 1 बात क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी नंबर बात, अगर कोई भी किरण जो है फोकस से होकर जाएगी, कोई भी किरण फोकस से होकर जाएगी तो वो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये सारी बातें हुई कि नहीं हुई। एक और था, एक कंडीशन, एक और बात थी क्या, कि अगर केंद्र से कोई जाएगी, कोई भी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो उसी रास्ते पर लौट जाएगी, या उसी रास्ते से लौटती हुई महसूस होगी। उत्तल दर्पण में लौटती हुई मालूम देती है और अवतल दर्पण में उसी रास्ते से लौट जाती है, ठीक है नहीं। तो दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन, आगे ना। अब ये देख लीजिए फिगर बन गया क्या, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रकृति। मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रकृति देख लेते हैं इधर, है ना, कैसा रहेगा प्रकृति। नंबर 1 बात, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, और आभासी प्रतिबिंब मेरे भाई हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। आभासी सीधा, प्रकृति कैसा होगा, आभासी सीधा, ठीक है कि नहीं। और इसी में स्थिति अगर में हम देखेंगे कि कहां पर बनेगा स्थिति मेरे प्यारे भाई, तो स्थिति है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ये तो हमने पहले से बता रखा है। आभासी प्रतिबिंब मेरे भाई कहां बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे। और वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के सामने। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये सारी चीजें हमने बता रखी है, ये बात याद रखिएगा। दर्पण के पीछे बहुत छोटा, बहुत छोटा, कैसा बनेगा मेरे भाई, बहुत छोटा। दर्पण के पीछे वस्तु बहुत छोटा, आभासी और सीधा। कहां पर स्थिति, फोकस पर मेरे प्यारे भाई, कहां पर, फोकस पर। किस जगह पर, फोकस पर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों बातें याद रखनी। याद भाई कुछ भी नहीं करना है, नॉट एनी सिंगल टर्म्स, रिमेंबर। सारी चीजें समझो और इस्तेमाल करो, ठीक है। सारी चीजें समझना है, याद कुछ भी नहीं करेंगे। याद करेंगे भूल जाएंगे, हमको खुद ही नहीं याद है। तो खुद ही नहीं याद है मतलब याद है लेकिन हमने इनको अच्छे से समझ रखा है। 1 2 बार आप समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद करोगे रटोगे भूल जाओगे, ठीक है नहीं। 1 2 बार इनको सारी चीजें बना बना के देखो, ठीक है कि नहीं। नोट करना बहुत जरूरी है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, 2 3 बार रिवीजन करिए, याद खत्म, ठीक है ना। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम थोड़ी ना है कि बार बार रटा जाए इनको। प्रकृति और भी सारी चीजें है ना पढ़ने के लिए भाई, मैथ है, रीजनिंग है, और सारी चीजें पढ़ने के लिए। प्रकृति है कि नहीं, स्थिति, ये सारी चीजें। तो पहली कंडीशन तो खत्म हो गई ना कि जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। चलिए वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट सेकंड कंडीशन। जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य कहीं भी रखी हो। इसको हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, ठीक है ना। साइड हुए हैं, यहाँ ही हम साइड में हटाते हैं। चलो देखते हैं, फिर से बना लिया हमने क्या, उत्तल दर्पण। फिर से क्या बना लिया, उत्तल दर्पण। ये बना लिया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने बना लिया ये फोकस, ये बना लिया हमने केंद्र। अब वस्तु जो है अनंत व, अब वस्तु जो हमको रखनी है ना,
A 20 को मान लीजिए। अब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहूं भी रख दो, है कि नहीं, ये सेकंड इसमें कंडीशन है, ठीक है ना। ये इधर अनंत कहीं होगा, ये हमारा है ध्रुव, ध्रुव कह लीजिए या फिर दर्पण कह लीजिए, इसको एम एम डैश कह लीजिए, ठीक है ना, दर्पण का नाम भी दे दिया हमने। अब देखिए यहां से अगर एक किरण चली, हमने आप लोग को पहले से बता रखा है, क्या बता रखा, चल थोड़ा सा छोटा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये यहां मान लीजिए ये फोकस इधर है, ये केंद्र इधर, आरएम दिखाई दे है ना। चलिए अब हमने क्या बताया, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कोई भी प्रकाशिक किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है मतलब कहां से आती हुई प्रतीत होगी, इस फोकस बिंदु से आती प्रतीत होगी, लेकिन ये परावर्तित तो वास्तविक में इधर से हुई है। भाई किरण आई दर्पण से, परावर्तन के पश्चात इधर निकल गई, लेकिन ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से आती हुई प्रतीत हो रही, फोकस से। दो हमने एक और चीज बताई थी कि अगर कोई भी किरण, अगर मेरे भाई कोई भी किरण वक्रता केंद्र की तरफ आएगी या वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, है ना, अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी ना मेरे भाई, ये थोड़ा सा और थोड़ा मैं सही करता हूं, अगर कोई, ये देखो तीसरी कंडीशन हमने आप लोग को बताई रखी होगी, बताई थी, अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट कर आएगी, लेकिन ये तो अवतल दर्पण में होता है, उसी रास्ते से लौट कर आती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, दर्पण से टकराएगी उसी रास्ते पर लौट जाएगी, लेकिन कहां से आती हुई प्रतीत होगी, केंद्र से, वक्रता केंद्र, कहां से मेरे भाई, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। कहां से प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, और जहां पर ये दोनों किरणें इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर ये दोनों किरणें इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा भैया, सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहां इधर लिखे ले रहे हैं कि प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की, है ना। तो नंबर एक बात, सीधा। कैसा भैया, सीधा, सीधा, प्रकृति कैसी है, सीधा। दूसरा आभासी, कैसा होगा, आभासी, ठीक है। अब इधर स्थिति देख लेते हैं भैया कि कहां पर होगा, स्थिति, स्थिति देख लीजिए, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए कि हमेशा जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है और सीधा बनता है, ठीक है ना। तीसरा, चौथा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसके पहले वाली जो कंडीशन में बना था वो भी वस्तु से छोटा था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था, वो बिल्कुल फोकस पर बिल्कुल बिंदु के आकार का, लेकिन ये तो थोड़ा सा तो दिखाई दे रहा ना, तो ये वस्तु से छोटा है, ये बहुत छोटा नहीं है। इसके पहले वाला बहुत छोटा था बिंदु के आकार का, लेकिन ये क्या है, वस्तु से छोटा। पांचवा कंडीशन क्या हो जाएगी, हाँ आप देखिए कहां पर बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस व ध्रुव के मध्य, फोकस व ध्रुव के मध्य। और ये सबसे ज्यादा अगर उत्तल में पूछा तो यही पूछेगा कि उत्तल दर्पण में अनंत को छोड़कर कोई भी वस्तु चाहे जहां पर रख दी जाए, फोकस हमेशा किसके किसके मध्य बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य। कैसा, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के मध्य, सीधा, आभासी, दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा और ध्रुव और फोकस के बीच में। ये कंडीशन है, दिस इज द लास्ट कंडीशन, है कि नहीं, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर की, कॉन्वेक्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है कि नहीं। दिस वन इज द लास्ट कंडीशन। अब इस तरीके से ये सारी कंडीशन खत्म हो गई। देखिए इसमें कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, एक कंडीशन सारी याद होनी चाहिए। जिसको कंडीशन याद है ना वो, ये आप मान लीजिए अगर कंडीशन सारी की सारी दिमाग में बसी हुई है, छपी हुई है, तो आप न्यूमेरिकल को करना ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बता देंगे क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन से टिक हो जाता है, ठीक है नहीं। और कभी कभी ये सीधा सीधा कंडीशन भी आता है, देखिए समझ पाएगी नहीं, ये जरूरी है। तो हम इसको भी हटा दे रहे हैं और सारी कंडीशन हमने अब क्या कर रखी है, इसको पढ़ा रखी है। अब
हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। क्यों? अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत पूछता है, ठीक है ना। अब देखिए, अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग में बिल्कुल भी याद नहीं कराऊंगा, जरा सा भी याद नहीं करना। क्यों? मैंने कंडीशन क्या याद करने के लिए पढ़ी है क्या? कंडीशन इसीलिए मैंने ये सारी पढ़ाई है ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी हो, देखते ही न्यूमेरिकल कर ले जाए और याद भी रहे, इनके अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग भी याद रहे, अपने आप से याद हो जाएंगे। आप खुद समझिए, देखते चलिए। इसको हटाते हैं हम लोग, चलिए हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको जो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, नोट्स बनाते चलिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगी। हटा रहे हैं, स्थितियां हटा दें। एक सेकंड पॉज कर दो। चलो, उपयोग, दर्पण के उपयोग है ना, यूजेस ऑफ मिरर, दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ मिरर। एक एक करके देखते हैं। इधर मैं उत्तल के बताऊंगा, पहले उत्तल के सारे बता दूं क्या? पहला उत्तल के है ना, इधर बताऊंगा उत्तल के, उत्तल, इधर बताऊंगा अवतल। दोनों देखते चलिएगा, उत्तल अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसको मैं लाइन खींच दे रहा हूं। पहला कंडीशन देखो, उत्तल दर्पण। देखिए भाई, उत्तल दर्पण की टेंडेंसी होती है क्या कि वो बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से एरिया में दिखाता है। उत्तल दर्पण की एक टेंडेंसी क्या होती है ना, कि वो एक बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से एरिया में दिखाता है, लेकिन जो वस्तुएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी उनको छोटा करके दिखाएगा। कैसा करके दिखाएगा? छोटा करके। तो इस बात को याद रखिए। इसलिए यह कहा जाता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है? बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से एरिया में दिखाता है। तो नंबर एक बात, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है जरा ध्यान दीजिए। जो कार है ना, बस, ट्रक के ड्राइवर के सीट के बगल में, के सीट के बगल में, बगल में। तो मेरे भाई इसका इस्तेमाल कार, बस, ट्रक, ये जो जितने भी व्हीकल होते हैं, मोटरसाइकिल भी, इनके जो बगल में जो शीशा लगा होता है जिसमें ड्राइवर पीछे देखता है कि कौन सी कार आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, हाँ कि ना। अच्छा, अब खुद सोचो, ये जो कार, अब जैसे कोई गाड़ी ड्राइवर चला रहा तो उसको पीछे का देखना होगा ना, और पीछे का वो जितना ज्यादा एरिया देख पाएगा, जितना बड़ा एरिया देख पाएगा, उसके लिए उतना ही अच्छा है कि नहीं। दुर्घटना होने की संभावना उतनी ही कम है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा बड़ा एरिया पहले देख रहा है, उसी हिसाब से अपनी कार को ड्राइव करेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल कार, बस, ट्रक के ड्राइवर के सीट के बगल में किया। इसको जरा सा भी याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बड़ा सा एरिया कवर करना है। जब बड़ा सा एरिया कवर करना है तो फिर वो कौन सा दर्पण लगाएगा? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की टेंडेंसी क्या होती है? ये बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से एरिया में दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा वस्तुएं छोटी करके दिखाता है। वस्तु कैसे दिखाता है? छोटे करके। क्यों? हमने लास्ट वाली कंडीशन में बता रखा है, हमने लास्ट वाली कंडीशन में क्या बता रखा है कि इसमें जो ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण कैसा? सीधा, आभासी वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी वस्तु से छोटा। तो अब जिसको ये बात खुद ही पहले से ही पता है कि अवतल दर्पण की कंडीशन क्या है कि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत को छोड़कर चाहे जहां पर रख दी जाए, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा? सीधा, आभासी वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे। आभासी प्रतिबिंब सीधा तो बनता है। और खुद सोचो भैया, अगर हम अवतल दर्पण लगा लेंगे ना तो इसमें तो 5 कंडीशन तो उल्टा प्रतिबिंब दिखाता है। अब खुद सोचो, अगर हम उसमें अवतल दर्पण लगा दिया हमने, तो पहली बात, अवतल दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है कि नहीं? तो उसमें तो दिखाई नहीं देगा। भाई समझ पा रहे हो ना ये बात? तो उसमें तो कार, बस, ट्रक, ड्राइवर के सीट के बगल में एक ही तो आई बात, कौन से लगाएंगे? उत्तल दर्पण। अब आप खुद सोचो, इसको याद करने की जरूरत है? देयर विल बी नो नीड, कुछ भी जरूरत नहीं इसको याद करने की, बस समझो, याद हो जाएगा अपने आप से। दूसरा, इसका इस्तेमाल है स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उसमें लगा दिया जाता है, उसके बल्ब में लगा दिया जाता है ना, बल्ब में लगा। जैसे स्ट्रीट लाइट को क्या कहते हैं? रोड पर लगे हुए, रोड पर लगे लैंपों में, रोड पर लगे लैंपों में। इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? रोड पर लगे हुए लैंपों में, रोड पर लगे हुए लैंपों में। रोड पर लगे हुए, ये लैंप लगा हुआ मान लीजिए,
ये मान लीजिए लैंप लगा हुआ है ना, इसके आगे लगा दिया जाता है मेरे भाई, तो ये पता क्या है, बहुत बड़े एरिया को प्रकाशित कर देता है। इससे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा एरिया प्रकाशित हो जाता है, इससे बहुत बड़ा एरिया क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, रोड पर लगे हुए लैंपों में, रोड पर लगे हुए लैंपों में। दूसरा, कार बस ट्रक ड्राइवर के सीट के बगल में। ये दो जो इसके उपयोग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको याद रखिएगा। ये सारी चीजें होगी, क्या बस याद रखना है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ी एरिया को एक छोटे से चीज में दिखाने की मतलब टेंडेंसी, इसकी दिखाने की क्षमता है इसकी, है कि नहीं। कार बस ट्रक के बगल वाली सीट में क्यों लगाते हैं, क्योंकि भैया हमको सीधा प्रतिबिंब देखना है, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा छोटा आभासी, सीधा और छोटा आभासी, इसलिए क्या इनके बीच में लगा दिया जाता है। ये बात समझ में है कि नहीं। लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि कोई चीज दूर है तो वो पास दिखाई देती है कि नहीं, इसलिए शीशे में लिखा होता है द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर्स, कि जो ऑब्जेक्ट है जो मिरर में दिखाई दे रही है वो जितनी दूर दिखाई दे रही है वो उससे थोड़ा सा क्लोज है, उससे थोड़ा सा क्या है, क्लोज है, उससे क्या है, थोड़ा सा क्लोज है। मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया है, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अपीयर मैंने दिखाई देना कि जो वस्तु आपको जो दूर दिखाई दे रही है वो उससे थोड़ा सा क्या है, क्लोज है। ये भी एक टेंडेंसी होती है किसकी, उत्तल दर्पण की। तो ये सारी चीजें आप, हमारा उत्तल दर्पण का क्या हुआ, यूजेस कंप्लीट हो गया। अब देखिए अवतल दर्पण है जी भाई, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पता है क्या करता है, ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, छोटी चीज को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। जैसे याद करिए आप लोग अवतल दर्पण की छठवीं कंडीशन, छठवीं कंडीशन में क्या था कि जब हम लोग वस्तु को कहां पर रखते थे, ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य रखते थे, तो आभासी प्रतिबिंब बड़ा, आभासी वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे और सीधा, क्योंकि आभासी तो हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं। तो इसका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने में, क्या है बनाने में, दाढ़ी बनाने में, अड़ा दाढ़ी, अड़ा दाढ़ी सही तो है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, ठीक है कि नहीं, दाढ़ी बनाने, शेविंग, शेविंग करने में। शेविंग कैसे भाई, जब शेविंग करने में ये होता है कि जब हम लोग अपनी पोजीशन को, अपने सर को दर्पण के ध्रुव और फोकस के, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, जो मतलब दाढ़ी में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, इनका बड़ा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है, जिससे हम लोग बहुत इजीली से और बहुत क्लीन शेव कर पाते हैं। समझ पाए कि नहीं। तो अगर भैया ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है छठवीं कंडीशन, छठवीं कंडीशन क्या पढ़ा है, पता है कि जब भी हम लोग वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हमको बड़ा बड़ा तो देखना है ताकि इजीली से हम बिल्कुल शेविंग कर पाए, हाँ कि ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में, कहीं कहीं हजामत, इसको हजामत भी लिखा होता है ना, जैसे जहाज जामत, जी भाई, हजामत बनाने में या फिर शेविंग करने में, ठीक है नहीं। तो ये बात पूरी पूरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा, दाढ़ी बनाने में हजामत। दूसरा इसका कंडीशन क्या है, जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग, डॉक्टर कान नाक, कान कान नाक गले के आंतरिक भाग, के आंतरिक भाग की जांच करने में, भाग की जांच करने में, की जांच करने में, जांच करने में। अच्छा, इसकी टेंडेंसी क्या थी, वस्तुओं को छोटा दिखाता था, इसकी टेंडेंसी क्या है, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अच्छा, कान नाक गले ये बहुत सेंसिटिव चीज होते हैं, छोटे छोटे चीजें होती हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं इसके आंतरिक भागों की जांच करने में, क्यों, ताकि उससे बड़ा प्रतिबिंब बने, उससे क्या हो, उसका बड़ा प्रतिबिंब बने और इजिली दिखाई दे। तो ये वाली भी चीज हमको क्या हो जाएगी, आराम से याद हो जाएगी। अरे ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तुओं को, चीजों को बड़ा करके दिखाई देता है। चीजों को बड़ा करके कहां देखने की जरूरत होती है, अब खुद सोचो, डॉक्टर कान नाक गले के आंतरिक भागों की जांच करेगा तो यार क्या छोटा करके देखेगा क्या, वो तो ये चीज कोशिश करेगा ना, ऐसे ट्राई करेगा कि यार बड़ी बड़ी चीज दिखाए ताकि हम इजिली से इसका ट्रीटमेंट कर सके। इज इट क्लियर, हाँ कि ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरी बात खत्म हुई। तीसरी, अच्छा देखो, इस तीसरी बात, इसमें क्या होता है, रेल, रेल का इंजन है ना, रेल माने तो इसे पटरी होती है कि नहीं। रेल का इंजन, रेल के इंजन में जो आगे हेडलाइट होती है, रेल के इंजन के आगे जो हेडलाइट होती है, रेल हेडलाइट सीधा लिखता हूं मैं, हेडलाइट, रेल हेडलाइट। स्टीमर, स्टीमर जानते हो ना, स्टीमर मतलब पानी वाला जहाज, स्टीमर के हेडलाइट में इसका पता क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है एक प्रकाशिक पुंज बनाता है। प्रकाशिक पुंज का मतलब होता है
किरणों को गैदर करके एक जगह पे फेंकने का कोशिश करता है, गैदर को इकट्ठा करके एक जगह, इसमें एक प्रकाशित पुंज बनाता है। और जब प्रकाशित पुंज बनाता है तो बहुत दूर तक की चीजों को प्रकाशित किया जा सकता है, बहुत दूर तक चीजों को क्या किया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। इसलिए भाई रेल, अरे रेल का है ना, इसको बहुत दूर, रेल के इंजन है, अब रेल के इंजन के आगे हेडलाइट में हमने लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि हमको बहुत दूर तक एरिया देखना है। समझ पाए कि नहीं, कि मतलब जो ड्राइवर होते हैं वो बहुत दूर तक एरिया को देख पाए। स्टीमर में भी सेम यही काम होता है। स्टीमर के हेडलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है बीम बनाने के लिए। इसका इस्तेमाल परावर्ती दूरदर्शी में भी किया जा सकता है। कहा है में परावर्तक दूरदर्शी है कि टेलीस्कोप, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, परावर्ती दूरदर्शी में भी किया जाता है। ऊर्जा भट्टियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना कि नहीं, क्योंकि जब ये बीम बना के फेंकता है कि नहीं, तो एक जगह ज्यादा हीट क्रिएट होता है कि नहीं। तो सौर भट्टियों में है कि नहीं, सौर भट्टी है कि नहीं, सौर भट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेल इंजन, परावर्तित दूरदर्शी, सौर भट्टी, ठीक है ना। डॉक्टर कान नाक गले के आंतरिक भाग जांच करने में, दाढ़ी बनाने में। इस तरीके से देखो हमने ये आप लोग से नहीं कहा कि भैया ये मैंने ये लिख दिया है, वो आप लोग सीधा सीधा रट लो। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटना पटना कुछ होता ही नहीं है कि नहीं। समझो, समझ में आ गया, सारी चीजें अपने आप से ही याद रहेंगी, ठीक है ना मेरे भाई। चलो खत्म हो गया हमारा, इनको रटना बिल्कुल भी नहीं, याद करो जैसे जैसे मैंने बताया, इसको दिमाग में, माइंड मैप दिमाग में बिठा लेना, ठीक है कि नहीं। चलो तो दर्पण के उपयोग भी हो गए। चलो अब हम इसको हटाते हैं, अब देखते हैं चिन्ह परपाटी, या फिर भाई इस न्यूमेरिकल करने के लिए किस सूत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है कि नहीं, उस तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं। उपयोग भी हटा दिया। चलो देखो भाई, देखो दो इसमें फॉर्मूले की, देखो सवाल को इसमें सॉल्व करने के लिए एक दो फार्मूले हैं, जरा फार्मूले देखो। एक होता है F बराबर R बटे 2, F बराबर R बटे 2। F क्या होता है, F होता है फोकस दूरी, R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। F क्या होता है, फोकस दूरी, R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है कि नहीं। एक फार्मूला और आता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो एक ये फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूले यूज करे जाते हैं, ठीक है ना, इसी से निकलता है। F क्या होता है, फोकस दूरी, F क्या होता है, फोकस दूरी। V क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। U क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। और ये बात आप लोग याद रखिए कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। एक बात और बता देता हूं, कहां किसको क्या कहते हैं, जैसे जरा ध्यान से देखो। हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, जैसे ये हमारा क्या, अवतल दर्पण, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, हमारा ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए हमने एक वस्तु यहां पर रख दी है कि नहीं, तो इसका प्रतिबिंब हमने तुम लोगों को पहले ही सिखा रखा है, ठीक है ना। अभी मैं फटाफट बनाऊंगा, लबर लबर बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है नहीं। चलो एक सेकंड यार, जैसे ये वक्रता केंद्र है, ठीक है नहीं। अब ये जिस रास्ते से होकर जाती है उसी रास्ते से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस होकर जाती है, जहां पर काटते हैं वहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। या भी इसको A डैश या B डैश कह लो, और एक ये A और B है, ठीक है ना, यहाँ डैश लगा लो। अब मैं इसके माध्यम से आप लोग को सारी दूरियां, किसको कहां से दूरी क्या होती है, सारी दूरी आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है कि नहीं। जरा ध्यान से देखो, ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहे जाते हैं, इसको स्मॉल f से लिखते हैं, नंबर एक बात, ठीक है ना। अब ध्रुव ये है, ये देखो प्रतिबिंब बना है कि नहीं, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, v से लिखते हैं। ये हमारा ध्रुव है, ये वस्तु है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग स्मॉल u से लिखते हैं। ये बात है, ध्रुव भैया ध्रुव से, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, यहां से ध्रुव से नापेंगे, ठीक है कि नहीं। फिर ये देखो वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कैपिटल R लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीजें, तो सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी, क्या, V F R U, यही चार चीजें होती हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को F कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को R कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से अगर वस्तु उसकी दूरी को U कहते हैं। अब टास्क मेरे लिए ये हो गया कि किसको प्लस लेते हैं, किसको माइनस लेते हैं। इसके लिए हमको पढ़ना होगा चिन्ह परिपाटी कि मतलब
कैसे कैसे कहां कहां पर चिन्ह कैसे कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं। तो जरा इधर आओ, मैं देख तुम लोग को बताता हूं, है ना। थोड़ा सा इधर ये देखो, जैसे ये चतुर्थांश है, आर्यन इधर दिख रहा है ना, जैसे ये चतुर्थांश है। अब चतुर्थांश हमने पहले से एक क्लास ले रखी है, वो चतुर्थांश पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है नहीं। लेकिन चतुर्थांश का बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है कि नहीं। क्या है बेसिक नॉलेज? दिस वन इज अ एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव साइन, है कि नहीं। मतलब ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है कि नहीं। दिस वन इज द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई डैश, ठीक है ना। ये यहां से ये इसको कहते हैं मूल बिंदु ओरिजिन। क्या कहते हैं? मूल बिंदु ओरिजिन, है कि नहीं। दर्पण के सॉरी है ना, ये क्या हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है कि नहीं। और एक बात याद रखिए, मूल बिंदु से इधर की जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं, मूल बिंदु से इधर की जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो निगेटिव साइन से नापी जाती हैं, और मूल बिंदु से दाहिने साइड में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो पॉजिटिव साइन से नापी जाती हैं। कैसे नापी जाती हैं? पॉजिटिव साइन से। क्या कहा? मूल बिंदु से जितनी भी दूरियां इधर की तरफ नापी जाएंगी वो निगेटिव साइन से, इतनी दूरियां जितनी भी नापी जाएंगी पॉजिटिव साइन से। अच्छा, इसके ऊपर से जितनी भी दूरियां, मूल बिंदु से ऊपर की जितनी दूरियां नापी जाएंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इससे नीचे की जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी निगेटिव साइन से। सारी बातें समझ में? ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इधर जो है एक्स प्लस होता है। क्या होता है? एक्स प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। सारे बच्चे जानते कि नहीं जानते हैं? है कि नहीं। इधर क्या होता है? माइनस प्लस होता है। इधर क्या होता है? माइनस प्लस होता है। इधर क्या होता है? माइनस माइनस होता है। इधर क्या होता है? प्लस माइनस होता है। इधर क्या होता है? प्लस माइनस। तो इधर ये देखो प्लस प्लस, ये प्लस है, इधर ये माइनस है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इधर ये माइनस है और इधर ये क्या है? एक्स वाई अक्ष में क्या है? ये देखो प्लस ही प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इसलिए प्लस। तो अब मेरे भाई जरा ध्यान से फिर से एक बार देख लो क्या, कि यहां से इस तरफ की जितनी दूरियां हैं प्लस के साइन के साथ, प्लस के। अगर इस पे नाप रहे हैं, एक्स अक्ष पे नाप रहे हैं, तो दूरियां किस पे होंगी? प्लस के साइन। इस पे नाप रहे हैं, इस एक्स पे नाप रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इधर से नाप रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस के। इधर से नाप रहे हैं तो सारी निगेटिव, थोड़ा बोलने में गलती कर दी हमने। इधर से जितनी भी दूरियां नाप रहे हैं कैसे? निगेटिव। इधर से जितनी दूरियां नाप रहे हैं पॉजिटिव। इससे ऊपर जितनी दूरियां नाप रहे हैं पॉजिटिव, इससे नीचे जितनी दूरियां नाप रहे हैं निगेटिव, ठीक है कि नहीं। चलो इसको हटा देते हैं। या एक्स अक्ष के लंबवत जितनी भी ये दूरियां होती है कैसे होती है? प्लस की। अब हटा दे रहे हैं, सारी बातें समझ में आई। अच्छा अब देखो, अवतल दर्पण में जितनी भी चीजें होती हैं, एफ वी यू आर, ये सारी चीजें निगेटिव होती है, सारी चीजें निगेटिव होती है। अवतल दर्पण में सारी ही चीजें निगेटिव होती है। क्यों भैया? जरा ध्यान से देखना, ये देखो हमारे यहाँ, अगर यहाँ चतुर्थांश बनाएंगे तो ऐसे दिखाई देगा कि नहीं। तो जितनी भी दूरियां नापते हैं हम लोग इधर से इधर की तरफ नापते हैं कि नहीं? इधर से इधर की तरफ नापते हैं नहीं। एफ नापना है तो भी इधर से इधर, बी नापना है तो भी इधर से इधर, ये नापना है तो भी इधर से इधर, तो नापना है तो भी इधर से इधर। इसलिए अवतल दर्पण में ये सारे ही के सारे निगेटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। याद नहीं करना है, समझना है। याद नहीं करना, समझना है। मैंने ये पहले बता दिया कि इस चीज से इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं विद द निगेटिव साइन, विद द निगेटिव साइन। इसलिए अवतल दर्पण में सारी ही दूरियां क्या होती हैं? इधर की, वो निगेटिव साइन के साथ होती है। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, अवतल दर्पण में अगर छठवीं कंडीशन आ गई न्यूमेरिकल में, तो वहां पर v का मान प्लस आ जाता है। v का मान क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। क्यों? क्योंकि छठवीं कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के इस तरफ बनता है, और जब दर्पण के इस तरफ बनेगा तो v का मान तो प्लस का होगा कि नहीं होगा। तो याद रख लीजिए कि अवतल दर्पण में सिर्फ एकमात्र कंडीशन है जिसमें v का मान प्लस आ सकता है। v का मान क्या आ सकता है? प्लस आ सकता है। वो है सिक्स्थ कंडीशन। मैंने उसको पहले ही ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। अवतल दर्पण में ये सारी चीजें क्या होती है? निगेटिव। केवल एक चीज होती है, उसको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। ये अब देखो, ये फार्मूले यूज कराऊंगा अभी। तो ये मैंने चिन्ह पर पार्टी बता दी। चलो इसको ओवर करते हैं। अब जरा देखो, अगर मैं इसको हटा रहा हूं, जरा जरा ध्यान से देखना जरा। अगर मैं उत्तल की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे प्यारे भाई? उत्तल की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो आओ उत्तल की जरा बात कर लेता हूं। ये देखिए, ये है ना उत्तल की बात। क्या है? ये तो हमारा हो गया भैया ध्रुव, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया रेडियस। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिबिंब तो यहीं रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? प्रतिबिंब तो यहीं रखा जाएगा। तो जो मैं दूरी नापूंगा वो इधर से इधर नापूंगा, इसलिए u जो होगा वो मेरे प्यारे भाई निगेटिव साइन से लिया जाएगा। उत्तल दर्पण में इधर देखो, अवतल, ये देखो अवतल के लिए, इधर देखो जरा उत्तल के लिए,
कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, सारी चीजें समझना है, खुद आएगा याद, तो खुद अपने आप से होगा। तो यू की जगह क्या हो जाएगा बउआ, निगेटिव, यू की जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब जरा एफ देखिए भैया, एफ किधर नाप रहे हैं, इधर दाहिने साइड नाप रहे हैं, किधर, दाहिने साइड, राइट साइड नाप रहे हैं। तो ध्रुव से जब दाहिने साइड जाते हैं, इधर देखो जरा, ध्रुव से जब दाहिने साइड, हमने क्या बताया, पॉजिटिव साइन। तो अगर हम फोकस दूरी नापेंगे किसमें, उत्तल में, तो एफ बराबर पॉजिटिव लेंगे। अगर रेडियस नापेंगे तो एफ बराबर पॉजिटिव लेंगे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि उत्तल में प्रतिबिंब अगर चाहे जहां पर रखी जाए, अनंत को छोड़कर, प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनता है, सीधा आभासी दर्पण के पीछे। अब जब सीधा है तो प्रतिबिंब यही तो बनेगा, फोकस और पोल के मध्य। तो मेरे बच्चों, ये जो वी होता है, वी, इसको भी हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो यहां एक नॉट एनी सिंगल टर्म, रिमेंबर ऑल द चीज, अंडरस्टैंड, ठीक है ना, सारी चीजें समझना है, सिर्फ याद वाद कुछ नहीं करना, ठीक है नहीं। अब ये हमने सारी चीजें आप लोग को बता दी, क्या कि नंबर एक बात। और हाँ, एक बात याद रखिए भैया, वस्तु जो होती है हमेशा इधर ही रखी जाती है। अरे भाई, इधर वस्तु थोड़ी ना रख दोगे, वस्तु यहाँ कहाँ रख दोगे, इधर पुताई है, इधर पुता हुआ है, रेड ऑक्साइड ये परत चढ़ी हुई है। तो जितनी भी वस्तु रखी जाती हैं वो कहाँ रखी जाती है मेरे प्यारे भाई, बाईं साइड। और वस्तु जिधर से किरणें डाली जाती हैं, जिधर से किरणें आती हैं, उस दूरी को हम लोग निगेटिव साइन के साथ नापते हैं। बात हो गई खत्म। हमने क्या बता दी, चिन्ह, परिपाटी, ये सारे साइन कैसे यूज करने, सारी चीजें बता दी। किसमें एफ प्लस होता है, क्या यू जो होता है मेरे प्यारे भाई, दोनों में माइनस होता है, यू जो होता है दोनों में माइनस। अवतल में सारी चीजें माइनस, उत्तल में यू माइनस, बाकी सारी चीजें प्लस। याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, सीधा सीधा हमने पहले बता दिया कैसे होगा। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है नहीं, पूरी बात समझ में आएगी नहीं। चलो मैं इसको भी देखियो हटा देता हूँ, ठीक है कि नहीं। चिन्ह परपाटी भी हुई है, सारी यूजेस भी हुए, सारे हो गए ये। अच्छा, f बराबर r बटे 2, इससे मैं सिर्फ एक, देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, इस पर एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, दो इस पे अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा, बिल्कुल मरा हुआ न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, अच्छा थोड़ा सा न्यूमेरिकल। अच्छा, इसके बाद थोड़ा एक टॉपिक रह गया जरा ना, उसको जरा देखता हूं मैं फटाक से, उसको भी कंप्लीट करता हूं। मिटा ले देने भैया स्क्रीनशॉट, अरे यार स्क्रीनशॉट यार, जब हम हटे थे ना तो इसके स्क्रीनशॉट ले लूं, ठीक है ना, ले लेना, अब तो बार बार तो लिखेंगे नहीं, है ना। अच्छा देखो, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर LINEAR, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, चलो देखते हैं। रेखीय आवर्धन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं भैया, रेखीय आवर्धन। क्या होता है आवर्धन, इसको m से लिखते हैं, m बराबर माइनस वी बटे यू बराबर आई बटे ओ, m बराबर माइनस वी बटे यू बराबर आई बटे ओ। क्या है आई, क्या है ओ, m से क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, m से क्या हो गया, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। आई क्या है मेरे प्यारे भाई, आई है इमेज, आई को याद रखो, इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब वस्तु की लंबाई। वी मैंने पहले ही बता रखा है, यू मैंने पहले ही बता रखा है, एम का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये भी टर्मिनोलॉजी याद रखना जरूरी है। अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, चैप्टर इज ओवर, प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। और ये हाई स्कूल लेवल पे ही नहीं खत्म हुआ है, हाई स्कूल, इंटर, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएल, सबसे इसमें क्वेश्चन फंसी है, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना। अब सिर्फ दो न्यूमेरिकल, एक एफ बराबर आर, इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको हटा रहे हैं। अब देखो, दो न्यूमेरिकल करा देंगे, सारी चीजें ओवर हो गई, बात हो गई हमारी क्या, खत्म, ठीक है ना। चलिए